हेलो डियर स्टूडेंट, अध्याय 8 को हम देखेंगे। कक्षा 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक जो है होम साइंस की। तो इसमें अध्याय 8 है हमारा वस्त्र एवं विज्ञान। ठीक है, इस लेसन को शुरू करने से पहले आप लोगों का एजुकेशन TWS पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो वस्त्र विज्ञान लेसन 8 है ये क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, पाठ के सार को देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वस्त्र की मूल इकाई और वस्त्रों में विविधता के कारण तंतुओं का वर्गीकरण, विभिन्न वस्त्र उपयोगी तंतुओं की विशेषताएं और धागे। ठीक है, और इस अधिगम के उद्देश्य जो है तो पाठ के अध्ययन के बाद जो है विद्यार्थी वस्त्र निर्माण की मूल इकाई को समझ पाएंगे और विभिन्न प्रकार के तंतुओं का वर्गीकरण कर पाएंगे और विभिन्न प्रकार के तंतुओं की विशेषताओं पर समझ बना पाएंगे और धागे की परिभाषा को बता पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, तो डियर स्टूडेंट, कबीर के चाचा उसके घर अपनी शादी के लिए वस्त्र खरीदने आए हैं। अपने माता पिता के साथ कबीर भी कपड़ा मंडी गया है। वहां विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखकर वह विस्मित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि तौलियां, चादर, सूट, साड़ी के वस्त्र अलग अलग क्यों होते हैं। तो आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा इस विषय पर समझ बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है और बनावट व दैनिक जीवन में प्रयोग के अनुसार निम्न तालिका को भरना है। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ है चित्र और एक है बनावट। चित्र है, बनावट है, दैनिक जीवन में प्रयोग है। ठीक है, तो जैसे पहला है तौलिया, तो इसकी बनावट खुरदुरी होती है और दैनिक जीवन में प्रयोग में ये तौलिए जो है शरीर पोंछने के लिए काम आते हैं। ऐसे ही हमें ये देखिए कपड़ा है, ये दरी है, पर्दे हैं और ये उलन कपड़े हैं और ये फैंसी कपड़े हैं। तो ये किस लिए होते हैं, तो यही हमें बताना है। चलिए परिचय में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, परिचय में देखेंगे कि जैसा कि आपने चित्र 8.1 में देखा कि तंतुओं से धागा बनता है और धागा को बुनकर कपड़े का निर्माण होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार किए जाते हैं। ये तंतु हमें पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, खदानों तथा रासायनिक द्रव्यों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस चित्र को देखिए कि ये तंतु है, धागा है, फिर कपड़ा है, फिर परिधान बन गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कि तंतुओं को विशेष प्रकार की मशीनों में डालकर लंबे व मजबूत धागों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें बाद में वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए तंतुओं के वर्गीकरण के विषय में विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो तंतुओं का वर्गीकरण को देखेंगे तो पहला इसमें हो जाएगा तंतुओं के वर्गीकरण में कि पहला हमारा तंतु है प्राकृतिक तंतु। ठीक है, पहला क्या है? प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतु में पहला है कि वानस्पतिक तंतु, जो वेजिटेबल फाइबर होते हैं, तो उनको देखेंगे। तो वानस्पतिक तंतु जो है ये हमें वनस्पति एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनसे सूती, लिनन और सन जूट के कपड़े बनते हैं। और दूसरा है हमारा प्राणी जंतु, एनिमल फाइबर। तो ये हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिनसे ऊनी व रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक तंतु है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वनस्पतिक तंतु, दूसरा प्राणी जंतु और तीसरा है खदानों यानी खनिज भूमि से प्राप्त तंतु। ठीक है, तो देखिए मिनरल फाइबर, ये तंतु भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे सोना व चांदी विशेष महत्वपूर्ण है। इन तंतुओं को बाद में मशीनों की सहायता से तारों में बदलकर वस्त्रों में जरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भूलिएगा मत, इसे नोट कर लीजिएगा। ये प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला है वानस्पतिक तंतु और दूसरा है प्राणिज जंतु का और तीसरा है खदानों यानी भूमि से प्राप्त तंतु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दूसरा है कृत्रिम मानव निर्मित तंतु। ठीक है,
कृत्रिम मानव निर्मित तंतु, आर्टिफिशियल फाइबर जिसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कृत्रिम तंतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आदि आते हैं। और तीसरा है मिश्रित तंतु। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक प्राकृतिक व कृत्रिम तंतुओं को उनकी विशेषताओं के लिए मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है, जिसे मिश्रित तंतु कहते हैं। इनमें जो है टेरिकाट, टेरीवुल, टेरीसिल्क आदि अपनी उपयोगिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो क्रियाकलाप है, देख लीजिए इसको। क्रियाकलाप में दिया है कि निम्न तालिका में आपके दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न तंतुओं के उदाहरण उनके वर्गीकरण के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो ये प्राकृतिक है और ये कृत्रिम और ये मिश्रित। तो ऊपर हमने इसे पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक में क्या क्या है। पहला है हमारा प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कपास, ऊन, रेशम आदि। ठीक है, तो हम सबसे पहले कपास को देखेंगे, जिसको कॉटन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कपास एक प्राकृतिक तंतु है जो कपास के पौधे के कोए से प्राप्त होता है। इससे बने कपड़े विश्व भर में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कपास का पौधा एक फल देता है जो शुरू में हरे रंग का और पकने के बाद भूरे रंग का हो जाता है और खुल जाता है। ठीक है, इससे रुई प्राप्त होती है। इस रुई को हाथ या मशीन द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको हथकरघे अथवा मशीनों के द्वारा सूत में बदल दिया जाता है, जिससे बाद में जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये देखिए कपास का पौधा है। ठीक है, कपास का पौधा जो एक फल देता है और वो शुरू में हरे रंग का रहता है और पकने के बाद फिर वो भूरे रंग का हो जाता है और वो धीरे धीरे खुल जाता है, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से रुई प्राप्त होती है। और इस रुई को हाथ या मशीन द्वारा हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हथकरघे और मशीन के द्वारा इसको सूत में बदल दिया जाता है, जिसके बाद फिर ये कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखेंगे इस सूत की विशेषता क्या है। ठीक है, जो कॉटन है, कपास, इसकी विशेषता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सूत के तंतु छोटे होते हैं जिनकी लंबाई वस्त्र उपयोगी तंतुओं में से सबसे कम है। दूसरा है, सूती वस्त्र जो है नमी को सोखते हैं तथा गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। और नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र ताप का सुचालक है और सूती वस्त्र मजबूत व टिकाऊ होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मूल संदेश में क्या है। डियर स्टूडेंट, सूती कपड़ों को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, सूती कपड़ों को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है। भारत विश्व के कुल 25% सूती कपड़ों का निर्यात करता है। विश्व के कपास उत्पाद अमेरिका का प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अमेरिका का प्रथम और भारत का कॉटन के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत, मिस्र, चीन, रूस, अमेरिका और ब्राजील जो है प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। और कॉटन मार्क ये है। ठीक है, 100% जो कॉटन होता है उस पे ये मार्क लगा होता है। ठीक है, ये कॉटन मार्क था। अब देखिए ऊन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा है हमारा ऊन। ठीक है, तो ऊन एक प्राकृतिक प्राणिज तथा प्रोटीन तंतु है जो विभिन्न पशुओं के शरीर पर उगे बालों से प्राप्त होता है। पशुओं की खाल से बाल अलग करके उन्हें तंतु के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनकी विशेषता देखिए। तो हमारा पहला है कि ऊनी तंतु का रंग हल्के सफेद से हल्के भूरे रंग का हो सकता है। दूसरा है, ऊन से तैयार कपड़े कोमल, नरम व अवशोषक होते हैं। तीसरा है, ऊन में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और तीसरा है कि ये शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते हैं और तापरोधी का कार्य करते हैं, इसलिए ऊन से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग सर्दियों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पांचवा हमारा ऑप्शन है कि ऊनी में एक लचक का गुण पाया जाता है, जिसके कारण यदि ऊन को हाथ में दबाकर ढीला छोड़ दिया जाए
तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, और हमारा छठा ऑप्शन है कि प्रायः ऊन के रेशे एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु गर्मी नमी रगड़ से जुड़कर सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे ऊन का जुड़ना या फेल्ट कहते हैं। ठीक है, फेल्ट किसे कहते हैं या जुड़ना, ऊन का जुड़ना या फेल्ट किसे कहते हैं? तो प्रायः जो है ऊन के रेशे एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु जब गर्मी नमी रगड़ जब पड़ता है तो वो जुड़कर सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे ऊन का जुड़ना या फेल्ट कहते हैं। यह जो है हैट, जूते आदि बनाने में बहुत लाभदायक होता है। अब देखिए मूल संदेश में क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अधिकतर ऊन भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है और मेरिनो जाति की भेड़ की ऊन सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। वुलमार्क भारत सरकार द्वारा ये चिन्ह शुद्ध ऊन से बने वस्त्रों को दिया जाता है। देखिए ये वुलमार्क है जो शुद्ध ऊन से बने होते हैं, तो ये एक मार्क उस पे दिखाई देता है। अब अगला देखिए, अंगोरा बकरी, खरगोश, याक, गाय, ऊंट से भी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, ऊन खरगोश, याक और ऊंट से भी प्राप्त होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम रेशम को। ठीक है, रेशम को देखेंगे जिसका अंग्रेजी नाम सिल्क है। ठीक है, तीसरा हमारा रेशम है। तो यह एक प्राकृतिक तंतु है जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को शहतूत के कपड़ों पर पाला जाता है और शहतूत के पत्ते इन कीड़ों का भोजन होते हैं। ठीक है, शहतूत के जो पत्ते होते हैं वही इन कीड़ों के भोजन होते हैं। तो रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ठीक है, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? तो हम सिल्क को कहते हैं। अब देखिए रेशम की विशेषताएं क्या है। तो डियर स्टूडेंट, रेशम जो है सुंदर, मजबूत, चिकना, कोमल, आकर्षक तथा महंगा वस्त्र है, इसलिए विशेष अवसरों के लिए उपयुक्त है। अब आगे है कि ताप का कुचालक होने के कारण रेशमी वस्त्रों का प्रयोग सर्दियों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है कि रेशम की उत्पत्ति की दिलचस्प कहानी। ठीक है, देखेंगे इसकी कहानी को रेशम की उत्पत्ति के। तो डियर स्टूडेंट, यह माना जाता है कि रेशम के तंतु का आविष्कार चीन में ईसा लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक राजकुमारी द्वारा अचानक ही हुआ था। ठीक है, राजकुमारी की चाय की प्याली में रेशम के कीड़े का कोकून गलती से गिर गया। कोकून को निकाले जाने पर उसमें से बारीक सुंदर तंतु खींचता चला आया। इन तंतुओं को एकत्र करके उन्हें बुनकर सुंदर कपड़ा तैयार किया गया। इसी तंतु को रेशम या सिल्क का नाम दिया गया। कई शताब्दियों तक रेशम के उत्पादन का रहस्य चीन तक ही सीमित रहा। धीरे धीरे यह रहस्य चीन से बाहर आया और अन्य देशों जैसे जापान, भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस में भी रेशम का उत्पादन होने लगा। ठीक है, और ये देखिए रेशम का कीड़ा है। ठीक है, ये रेशम का कीड़ा है। तो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र दिया है। ठीक है, पहले और फिर नहीं, पहले रेशम का कीड़ा बनता है, फिर अंडे बनते हैं, फिर लार्वा बनता है और उसके बाद से प्यूपा बनता है ये। और ये रेशम के कीड़े और काकून है, देखिए कैसे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मूल संदेश हमारा क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना हमारा सेरिकल्चरल कहलाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वस्त्र विज्ञान से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रेशम उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत सरकार द्वारा शुद्ध रेशम से बने वस्त्रों को सिल्क मार्क चिन्ह दिया जाता है ताकि ग्राहक को 100% शुद्ध रेशम प्राप्त हो। ये देखिए सिल्क मार्क है, जो 100% शुद्ध सिल्क होता है उस पे ये मार्क लगा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम तंतु। ठीक है, दूसरा हमारा कृत्रिम तंतु। तो ये जो है
जिसे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। तो कृत्रिम तंतु प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों के मेल द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इलास्टोमेरिक रेसे आदि जो हैं कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। जैसे पहला देखिए नायलॉन, तो यह रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, रासायनिक विधि द्वारा यानी नायलॉन जो है सिंथेटिक विधि द्वारा यानी आर्टिफिशियल फाइबर है और ये सबसे पहला मानव निर्मित तंतु है, जिसे जादुई तंतु मैजिक फाइबर भी कहते हैं। नोटबुक लेकर बैठा करिए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लिया करिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसकी मजबूती के कारण इसका प्रयोग रस्सी, ब्रश, बेल्ट, कंघी, टायर, तार, पैरासूट, धागे, छतरी आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर को देखेंगे। पॉलिएस्टर तंतु तथा उससे बने वस्त्र मुलायम और चमकदार होते हैं। इनका रख रखाव आसान होता है तथा धब्बे आसानी से छूट जाते हैं। पॉलिएस्टर का प्रयोग जो है पर्दे, फर्नीचर, फर्श की सजावट में उपयोग होने वाले कपड़ों में किया जाता है। इसका प्रयोग औद्योगिक वस्तुएं जैसे रस्सी, मछली पकड़ने का जाल, तारें, टायर आदि में किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा एक्रेलिक। ठीक है, तो यह कृत्रिम रेशा ऊन से मिलता जुलता एवं सस्ता होता है। इसे सामान्यतः कैस्मिलान कहा जाता है। स्वेटर, हैट, जुराबें, कंबल, कालीन आदि में जो है एक्रेलिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इलास्टोमेरिक रेसे। चौथा है हमारा इलास्टोमेरिक रेसे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इलास्टोमेरिक रेसों से बने कपड़ों को उनके वास्तविक माप से लगभग 2 गुना तक खींचा जा सकता है। ठीक है, खींचने पे वे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है। तो इन रेसों से बने वस्त्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह खींचने के बाद अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, जैसे कि रबड़ है, स्पेंडेक्स है, लाइक्रा है और स्टोकिंग आदि जो है इलास्टोमेरिक रेशों से बने कपड़ों का उदाहरण है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए मूल संदेश में हमारा क्या है। मूल संदेश को देखेंगे कि कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्रों को प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि कृत्रिम तंतुओं का प्रयोग रसोई या आग के पास काम करते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें आग आसानी से लग जाती है और ये शरीर से चिपक जाते हैं। दूसरा है कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्र अधिक गर्म और मौसम में पहनने योग्य नहीं होते हैं। इन्हें कम ताप पर प्रेस इस्त्री किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और तीसरा है हमारा मिश्रित तंतु। ठीक है, तो देखेंगे मिक्स फाइबर क्या कह रहा है। तो मिश्रित तंतु प्राकृतिक रेशों के साथ मानव निर्मित रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के वस्त्रों में प्राकृतिक तंतु और मानव निर्मित तंतु दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है। मिश्रित तंतु जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तंतुओं की विशेषता इसमें पाई जाती है। तो देखिए मिश्रित तंतु की विशेषता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मिश्रित तंतुओं से बने वस्त्र टिकाऊ होते हैं। मिश्रित तंतुओं से बने वस्त्र चमकदार होते हैं। ये धोने में आसान होते हैं, इन्हें प्रेस करने की जरूरत कम होती है और टेरिकॉट और काटसूल आदि इसके उदाहरण हैं। और ये देखिए प्राकृतिक प्लस कृत्रिम तंतु, कॉटन प्लस टेरिलिन मिलाकर टेरिकॉट बनता है। कॉटन प्लस ऊन को मिलाकर काटसूल बनता है। कॉटन प्लस सिल्क को मिलाकर कॉट सिल्क बनता है। तो मिश्रित तंतु टेरिकॉट, काटसूल और कॉट सिल्क ये मिश्रित तंतु हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे तो क्रियाकलाप है। तो ये चलिए वो मिलान देखिए, ये मिलान करने वाला क्रियाकलाप है। तो इसको हम ऊपर पढ़े हैं तो उस हिसाब से मिलान कर लेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न वस्त्र उपयोगी तंतुओं की विशेषताएं क्या है। एक में है विशेषताएं और सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी है और कृत्रिम है।
ठीक है, तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, पहला है हमारा रगड़ने का प्रभाव। ठीक है, तो सूती वस्त्र पे रगड़ने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और ऊनी पर रगड़ने का बुरा प्रभाव पड़ता है, और रेशमी पे रगड़ने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कृत्रिम पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, रगड़ने पे सूती और कृत्रिम जो तंतु है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऊनी और रेशमी कपड़ों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊनी पे बुरा प्रभाव पड़ता है और रेशम पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है कि पानी सोखने की क्या है? पानी सोखने की क्षमता। तो कॉटन में बहुत अधिक और ऊन में अधिक और रेशम में ये सामान्य है, और जो मिश्रित है उसमें बहुत कम होता है पानी सोखने की क्षमता। ठीक है, सबसे अधिक कॉटन में, उसके बाद थोड़ा अधिक होता है ऊन में, और रेशम में सामान्य होता है और मिश्रित में बहुत कम होता है। तीसरा है ताप का संचालक। तो ताप का संचालक जो है ये कॉटन के लिए अच्छा है, ऊन के लिए बुरा है और रेशम के लिए भी बुरा है, और मिश्रित तंतु में जो है बुरा अधिक गर्मी पर जो है पिघलने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सोडे का प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट, सोडे के प्रभाव को देखेंगे तो सोडे का प्रभाव जो है कॉटन तंतु पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, पर तेज सोडे से रंग खराब हो जाता है। ठीक है, और ऊन है कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और हमारा रेशम है कि बुरा प्रभाव पड़ता है, और मिश्रित तंतु है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पांचवा देखेंगे, पांचवा विशेषता क्या है कि नमी का प्रभाव। तो नमी अगर रहेगी तो कॉटन में फफूंदी लग सकती है, और ऊन में जो है तंतु कमजोर हो जाते हैं नमी होने से, और कीड़ा लगने का भय रहता है, और रेशम जो है तंतु कमजोर हो जाते हैं तथा कीड़ा लगने का भय रहता है, और मिश्रित तंतु में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है छठा सिलवटें। तो आसानी से कॉटन में सिलवटें पड़ जाती हैं, ऊन में सिलवटें नहीं पड़ती आसानी से, और रेशम में भी नहीं पड़ती, और आपका मिश्रित तंतु में भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और सातवां है कि चमक या चिकनापन। तो कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती है कॉटन में, और मध्यम से न्यूनतम चमक होती है ऊन में, और प्राकृतिक चमक जो है रेशम में पाई जाती है, और मिश्रित तंतु में भी चमक होती है। ठीक है, तो ये देखिए केस स्टडी है, इसे छोड़ देते हैं। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे धागा। थ्रेड क्या है? तो धागा प्रायः उस महीन सूत को कहते हैं जो वस्त्र बनाने, सीने अथवा पिरोने के काम आता है। यह तंतुओं या रेशों का एक साथ बटने से प्राप्त होता है। इन्हें हथकरघे अथवा मशीनों की सहायता से बटकर रील पर लपेट लिया जाता है। ठीक है, ये धागा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या सीखा है? तो इसमें हमने तंतु वस्त्र निर्माण की मूल इकाई होती है। ठीक है, सबसे मूल इकाई क्या होती है वस्त्र की? तो तंतु होती है। ठीक है, और तंतु, फिर धागा, फिर कपड़ा, फिर परिधान बनता है। ठीक है, क्रम से पूछे धागा बनने का, कपड़ा बनने का, तो हम बताएंगे कि तंतु पहले, उसके बाद से धागा में, फिर कपड़े में, और फिर परिधान में परिवर्तित किया जाता है। और अगला है कि वस्त्र बनाने के काम में आने वाले तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु कहते हैं। तंतुओं का वर्गीकरण जो है 3 रूपों में किया गया है, एक प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु और मिश्रित तंतु। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र गर्मियों के लिए काफी उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम है। ऊनी व रेशमी वस्त्र तापरोधी होते हैं, अतः सर्दियों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, कृत्रिम तंतु अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध होते हैं, परंतु इन्हें आग के पास काम करते समय नहीं पहना जाना चाहिए, याद रखिएगा। आग के पास अगर आप काम करते हैं तो कृत्रिम तंतु वस्तु जो है नहीं पहनकर करना चाहिए। वैसे तो कृत्रिम तंतु जो है ये अपने मजबूती के लिए बहुत काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है तंतुओं को बटकर धागे बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट,
इस तरह से हम लोगों ने लगभग अपना चैप्टर 8 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो वस्त्र विज्ञान था। ठीक है, और हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, इसके लगभग सारे चैप्टर को क्लास 6 को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब कल से हम लोग देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी होम साइंस के बुक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से 8 क्लास की, 9th 10th, ऐसे ही हम लोग हर क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को होम साइंस बिल्कुल बेसिक से आपकी नींव मजबूत कराई जाएगी और थ्योरी बेस पे भी एक क्लास आपकी लाई जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।